जय श्री राम, जय श्री महाकाल। जेपी मॉर्गन जो वर्ल्ड के दिग्गज एनालिस्ट है, उन्होंने क्लियरली कहा है कि 2025 में यूएसए तो रिसेशन में जा ही रहा है। अब ये क्या हो रहा है, ये पूरी की पूरी टैरिफ की सिचुएशन क्या है, टैरिफ वॉर क्यों हो रहा है, इसके ऊपर एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो हम आपके सामने रख रहे हैं, जिसका शीर्षक है, जिसका टाइटल है टैरिफ की कहानी और क्या रिसेशन की शुरुआत। ये ध्यान रखिएगा, इस पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको समझ आए कि एग्जैक्टली टैरिफ वॉर में क्या प्रॉब्लम है और ये क्यों चल रही है इतनी बड़ी कहानी। एज यूजुअल जब भी मैं अपने कोई भी वीडियोस बनाता हूँ तो उसको कुछ चैप्टर्स में डिवाइड करता हूँ। इसको मैंने खास 5 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले मार्केट कितना गिरा है, दैट इज मार्केट फॉल। सेकेंडली इंडिया की कहानी। थर्ड ट्रंप की समझ। फोर्थ आईटी सेक्टर को क्या हुआ। और फिफ्थ क्रूड ऑयल और मार्केट कितना गिर सकता है। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक कर दो यार वीडियो, सब्सक्राइब कर दो चैनल, और साथ ही साथ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए आपको और कौन सी कंपनी पे डिटेल एनालिसिस वीडियो चाहिए। मैं ज़रूर बनाऊंगा। मैं रोज़ वीडियोस डाल रहा हूँ। आपका हो सकता है कमेंट थोड़ा सा लेट आप तक पहुंचे, बट डेफिनेटली पहुंचेगा ज़रूर। लेट्स बिगिन विद चैप्टर नंबर 1, दैट इज मार्केट फॉल। इंडियन मार्केट की बात करते हैं। निफ्टी की अपन सबसे पहले बात करते हैं। 26,200 से गिरकर 21,800 जो गिरा है अभी तक मार्केट, ये टोटल मिला के 17% गिरा है। माना जाता है कि 20% से ज़्यादा, अपने टॉप से जब 20% से ज़्यादा कोई मार्केट गिरता है ना, तो रिसेशन की शुरुआत हो सकती है। अभी हमारे पास 3% है। इफेक्टिवली देखा जाए तो अगर 21,000 से नीचे जाती है निफ्टी तो अपन मान सकते हैं कि हाँ, इंडियन मार्केट रिसेशन में आ रहा है। यहीं पर डाउ जोन्स की बात करें जो कि यूएस मार्केट है, यूएस मार्केट 45,073 का हाई बनाया है डाउ जोन्स ने, और अभी चल रहा है करीब 37,000। ये 18% गिरा है। इसके पास भी अभी 2% का स्कोप है। 2% का स्कोप मतलब 20% हमेशा एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह से माना जाता है। पर नास्डैक में, जो कि अमेरिका का आईटी सेक्टर है, उसकी हालत गंभीर है। वो 20,204 से गिरकर 14,800 तक आया है। इफेक्टिवली 26% गिर चुका है। तो देखा जाए तो वहां का आईटी सेक्टर रिसेशन में है। ये क्या हो रहा है एग्जैक्ट? इतनी जब गिरावट हो रही है तो हमें किस तरह से देखना चाहिए, और हम क्यों इतना डर रहे हैं जबकि हमारे मार्केट में तो रिसेशन की बात होनी नहीं चाहिए। सो लेट अस कम टू द सेकंड चैप्टर, दैट इज इंडिया की कहानी। सबसे पहली चीज, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 2 अप्रैल वाली जो मैंने न्यूज कितने टाइम से, मैं 22 मार्च से कंटिन्यूस वीडियोस डाल रहा था इस बात पे कि 2 अप्रैल खतरनाक है, 2 अप्रैल खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? क्योंकि भाई साहब टैरिफ लगाने वाले थे लिबरेशन डे के दिन, इसने इंडिया पे तो लगा दिया। क्या लगाया? पहले बोला हम 25% लगा रहे हैं, ठीक है भाई। फिर बोलते नहीं नहीं नहीं, कुछ कुछ के ऊपर हम 26% लगाएंगे। वो भी चल ठीक है भाई, 25 का 26 कर दिया, वांदा नहीं है। फिर बोला नहीं 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 नहीं, कुछ को हम एग्जेम्प्ट भी करेंगे। मतलब टैरिफ हर एक प्रोडक्ट पे नहीं लगाए। तो पहले समझो टैरिफ क्या है। टैरिफ ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इंडिया का कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होगा अमेरिका में, तो अमेरिका में एंटर करने से पहले उसके ऊपर ड्यूटी भरनी पड़ेगी, वो टैरिफ है। इंपोर्ट ड्यूटी भरनी पड़ेगी, दैट इज टैरिफ। एक तरह का मतलब चार्जेस वो ज्यादा लेना चाहते हैं। पहले वहां पे चार्जेस कम लिया जाते थे, अब ज्यादा चार्जेस लेना चाह रहे हैं। क्यों लेना चाह रहे हैं? क्योंकि वो चाह रहे हैं कि बाहर के जितने भी प्रोडक्ट्स अमेरिका इंपोर्ट कर रहा है, चाइना पे डिपेंडेंट है, इंडिया पे बहुत सारे पॉइंट्स पे डिपेंडेंट है, तो उनके ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाए। वो मेक इन अमेरिका वाला कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, मोदी जी की एक्टिंग कर रहा है वो। अब ऐसी सिचुएशन में आपको ये समझ में आना चाहिए कि कौन से सेक्टर्स के ऊपर 25% है, कौन से सेक्टर्स के ऊपर 26% है, और कौन से सेक्टर्स एग्जेम्प्ट हैं। पहले एग्जेम्प्ट की बात करते हैं कि किसके ऊपर टैरिफ नहीं लगाया है। थोड़ी बहुत इंसानियत दिखाई अमेरिका ने, फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर नहीं लगाया इन्होंने। अरे फार्मास्यूटिकल्स पे लगा देते तो अमेरिका के सिटीजन्स के लिए कितनी खतरनाक बात होती है। तुम दवाइयां महंगी कैसे कर सकते हो? दवाइयां तो तुम्हें सस्ती करनी है ना। तो दवाइयों के ऊपर उन्होंने बोला वो एग्जेम्प्ट है भाई, उसके ऊपर हम कुछ नहीं कर रहे। सेमीकंडक्टर्स इंडिया भेजता ही नहीं है। इंडिया बनाए तो सही सेमीकंडक्टर्स, हमने सेमीकंडक्टर्स ढंग से बनाना ही चालू नहीं किया, हम भेजेंगे क्या? उसके ऊपर क्या एग्जेम्प्ट कर दिया? वो कोई करने की जरूरत भी नहीं थी। उसके अलावा एनर्जी, ऑयल, कॉपर और गैस जो तुमको चाहिए, मतलब ऐसा था जो तुम्हारी नेसेसिटी है, उसके ऊपर उन्होंने लगाया। देखो एक तरह से देखा जाए तो सही भी है। अगर ये डिसीजन हमको लेने पड़ रहे होते, हमारी कंट्री को लेने पड़ रहे होते, हम तो ये देखते ना कि हमारे सिटीजन्स को बेनिफिट क्या होगा, वहां तक ठीक है। 25% का जो टैरिफ लगाया है वो उन्होंने लगाया ऑटो पार्ट्स के ऊपर, स्टील के ऊपर और एल्यूमिनियम के ऊपर, और 1% बढ़ाकर बाकी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर। ये ध्यान रखना सर्विसेज पे नहीं लगाया है,
ये पूरा टैरिफ जो लगाया है वो प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाया है, सर्विसेज के ऊपर नहीं लगाया है। गुड्स के ऊपर लगाया है, सर्विसेज के ऊपर नहीं लगाया है। सर्विसेज के ऊपर लगाते ना आईटी सेक्टर ऐसा धड़ाम से गिरता है ना अपना, जिसकी लिमिट नहीं है। टीसीएस, इन्फोसिस, अपनी जितनी भी आईटी कंपनीज है वो अमेरिका पे डिपेंडेंट है। तो अगर आईटी सेक्टर के ऊपर टैरिफ लगा दोगे ना, वाट लग जाएगी पूरे सेक्टर की। पर अभी भी नेगोशिएशंस चल रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट भी यूएस गवर्नमेंट से बात कर रही है और ऐसा लग रहा है कि आगे पीछे जाके ये थोड़ा सा टैरिफ में अपने को राहत मिलेगी। टैरिफ में राहत मिलती है तो ठीक है, अच्छी बात है, हमारे लिए तो अच्छी बात है, इंडियन कंपनीज के लिए अच्छी बात है। इससे हो क्या रहा है, ये 25%, 26%, इससे हो क्या रहा है? एक्सपोर्ट हैम्पर होगा। एक्सपोर्ट हैम्पर कैसे होगा? बहुत गहराई से समझो कि हमने जो भी प्रोडक्ट्स अमेरिका को भेजे, तो अब वो उनके जो वहाँ पे अपने क्लाइंट है ना, जो अपन इतनी मेहनत से वहाँ पे क्लाइंट बनाए, उनके लिए महंगे मिलेंगे अपने प्रोडक्ट्स। तो वो अपने प्रोडक्ट्स क्यों लेंगे? वो तो अपनी कंट्री से लेंगे ना सस्ते प्रोडक्ट के हिसाब से। एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत ईजिली समझ में आएगा, इसको ध्यान से समझना। अपने यहाँ पे से ऑटो पार्ट्स की कंपनी है संवर्धना मदरसन। अब सपोज संवर्धना मदरसन वहाँ की फोर्ड को इंडिया के कुछ ऑटो पार्ट्स बेचती है, ठीक है। अब ऑटो पार्ट्स कहाँ भेज रहे हैं अपन लोग? अमेरिका में भेज रहे हैं। सपोज पहले 110 रुपए पे बेचते थे, जब पहले टैरिफ नहीं था तब 110 रुपए पे बेचते थे। अब टैरिफ लगा दिया ना, अब यहां पे 25% ऊपर मिलेगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अब 130 रुपए में उनके पास मिल रहा है। जो पहले वो 110 रुपए में अपन से खरीद रहे थे, अब उनके पास कॉस्ट पड़ेगी उनको 130 रुपए की, क्योंकि खर्चा आ गया ना बीच में, गवर्नमेंट चार्जेस ले रही है। अब यही चीज अमेरिका की ऑटो पार्ट्स की कंपनी उनको 130 की जगह 120 में देगी, तो वो किससे खरीदेंगे? वो यूएस में खरीद लेंगे ना। अरे तो दिक्कत वो अपने से क्यों खरीद रहे थे? अपन सस्ते हैं भाई साहब, इंडिया से कोई भी आइटम आप भेजोगे सस्ता पड़ता है, यूएस में बनाओगे महंगा पड़ता है। तो वहां पे लेबर कॉस्ट ज्यादा है, हमारे यहाँ लेबर कॉस्ट चीप है। वहां पे मेटल्स इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं, हमारे पास भरपूर मेटल्स की खदानें हैं, तो अपनी कॉस्टिंग कम बैठती है, उनकी कॉस्टिंग ज्यादा बैठती है। वो क्यों खरीदेगा वहां से? पर अब अपना प्रोडक्ट 130 रुपए का मिलेगा, उसको वहां पे 120 का मिल रहा है। और ये अपने लिए सिर्फ नुकसान की बात नहीं है, उसके लिए भी तो नुकसान की बात है, फोर्ड के लिए भी तो नुकसान की बात है। कैसे नुकसान की बात है? पहले अपने से 110 रुपए में खरीदा था, अब उसको लोकली खरीदना पड़ेगा 120 रुपए में, तो 10 रुपए तो उसकी भी कॉस्ट बढ़ रही है। ये भाई साहब को समझ आए तो सही। वो बोल रहा है नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो मेक इन अमेरिका बनाना है। तो लेट्स कम टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज ट्रंप की समझ। मेरे को एक चीज समझ नहीं आ रही है इसमें। ट्रंप बोल रहे हैं कि भाई साहब जितना भी हम टैरिफ कलेक्ट करेंगे ना, हम यूएस के सिटीजन्स में उसको बांटेंगे, हम यूएस के डेवलपमेंट में उसको बांटेंगे। वो तो नॉर्मल है। ये किसको बता रहे हो भाई? ये तो पता है ना, हम सबको पता रहता है, जो गवर्नमेंट टैक्सेस कलेक्ट करती है वो सिटीजन के बेनिफिट के लिए ही जाता है, ये सबको पता है। इसमें क्या नवाई थी? अब तुमने क्या किया, फोर्ड जैसी कंपनी, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये संवर्धना मदरसन और फोर्ड का एक एग्जांपल ले रहे ताकि अपने को फंडामेंटल समझ में आए। फोर्ड जो अपने से संवर्धना मदरसन से खरीद रहा था, इंडिया से खरीद रहा था 110 रुपए में, अब उसको इंडिया से आ रहा है तो 130 का पड़ रहा है, तो फोर्ड तो 120 में खरीद रहा है ना वहां के वहां पे, तो फोर्ड का भी 10 रुपए का कॉस्ट बढ़ गया ना। तो फोर्ड के लिए भी तो प्रॉब्लम है, अमेरिकन कंपनीज के लिए भी प्रॉब्लम है। भगवान जाने समझ आ रही है या नहीं आ रही है। और ये सिर्फ ऑटो पार्ट्स वाले सेक्टर में नहीं है, ये सब में है, हर सेक्टर में यही प्रॉब्लम है। तो इसके चक्कर में वहां की कंपनीज को भी नुकसान हो रहा है। तुमको क्या लग रहा है, अगर ट्रंप भाई ऐसा सोच रहे हैं कि हम तो अमेरिका को बहुत बड़ा बनाएंगे, तो अमेरिकन मार्केट क्यों गिर रहा है? तुम उनकी कॉस्टिंग की भी तो 12 बजा रहे हो। पहले ही उनके यहाँ पे रिसेशन का डर चल रहा है और उसके बाद उनकी कॉस्टिंग बढ़ा दी तो प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी, दिक्कत है। देखो, अगर मैं लॉन्ग रन के हिसाब से देखूं, वो मेक इन अमेरिका का फंडामेंटल लेने की बात कर रहे हैं, मेरे को तो एक सिंपल सी बात समझ नहीं आ रही है, अमेरिकन लेबर वाला काम कर पाएंगे क्या? लेबर वाला काम कर पाएंगे क्या? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अमेरिका में तुम फैक्ट्री स्टैब्लिश कर दो, जाओ कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अमेरिका में जो अमेरिकन हैं वो लेबर वाला काम कर पाएंगे क्या? हम सब जानते हैं वहां पर फंडामेंटल बहुत सिंपल है, आज कमाओ आज उड़ाओ, क्रेडिट कार्ड पे भरपूर खर्चा करो। वो इंडियंस नहीं हैं जो अपना पहले 100 रुपये अगर हमने कमाया तो पहले हम 30-40 रुपये साइड में करते हैं ताकि हमारी फ्यूचरिस्टिक सेविंग्स हो। वहाँ पे सेविंग्स का फंडा ही नहीं है और वो तो वैसे भी काम नहीं इतना करते हैं। हमारे यहाँ पे जो फिर क्या बोलेंगे, इंडिया से लेबर लेके जाना पड़ेगा। जैसे यूएई में, सऊदी अरब में ऐसे ही होता है ना, इंडिया से लेबर जाता है, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये जो कंट्रीज है वहाँ से लेबर जाता है। अब ये लोग फिर वहाँ पर लेबर मंगाएंगे, क्योंकि ये तो मेरे को नहीं लगता कि अमेरिकन के पास ये चीज़ है कि वो लोग लेबरस वर्क कर पाएँ। और वहां पे तुम फैक्ट्री स्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे हो, मेक इन अमेरिका की बात कर रहे हो, मोदी जी की एक्टिंग कर रहे हो। मेरे को ये बहुत क्रिटिकल लग रहा है। थोड़ा बहुत हो सकता है आपको लग रहा हो कि मेरे को गुस्सा आ रहा है क्या इन सब चीज़ों पे, गुस्सा नहीं है, बट पॉइंट ये है कि
क्या ये चीज सही है? मतलब ठीक है, मेक इन अमेरिका का फंडामेंटल सही लग रहा है, बट भाई साहब प्रैक्टिकलिटी भी तो बात होती है। उस चक्कर में वॉर चालू कर दिया, जबकि जब डोनाल्ड ट्रम्प साहब आए थे तब पूरे वर्ल्ड को लग रहा था वाह, अब अमेरिकन मार्केट पनपेगा तो वर्ल्ड पनपेगा, क्योंकि ये बिजनेसमैन है जिसको बिजनेस करना आता है। ठीक है, ही इज ट्राइंग टू डू समथिंग बेनिफिशियल फॉर दी सिटीजन्स, बट ऐसे कैसे? फिर इनके पास भी एक ही ऑप्शन बचेगा, अगर इनको यूएस कंपनीज को बेनिफिट देना तो यूएस कंपनी को बोलेंगे सब्सिडी देंगे हम आपको, आप यूएस की कंपनी से ही अपना माल खरीदो, बाहर से मत खरीदो, हम आपको यहां पर सब्सिडी देंगे, कुछ ना कुछ बेनिफिट देंगे। अब आपको ये समझना है कि ट्रम्प की समझ आपको समझदारी लग रही है या नहीं, बट ये ध्यान रखिएगा, इतना इन डेप्थ एनालिसिस अगर आपको करना है तो आपको ये सब चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, डेटा को समझना पड़ता है, टेक्निकल्स देखना पड़ता है, फंडामेंटल्स देखना पड़ते हैं। उसके लिए मेरा कोर्स है द लॉजिकल इन्वेस्टर, जिसकी नई बैच 15 अप्रैल से चालू हो रही है। अगर आपको इसकी डिटेल चाहिए तो आप मैसेज कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कोर्स, तो आपको मेरी टीम ज़रूर कांटेक्ट करेगी। एंड यू कैन डेफिनेटली विजिट माय वेबसाइट canikhilnirani.com, जहां पर आपको इसकी कोर्स की फुल जानकारी बिल्कुल मिल जाएगी। सो लेट अस कम टू द नेक्स्ट चैप्टर। आईटी सेक्टर को क्या हुआ? अरे एक बात बताओ, गुड्स के ऊपर लगाया तुमने टैरिफ, आईटी क्यों गिर रहा है? आईटी सेक्टर में क्या प्रॉब्लम आ गई? टीसीएस, इन्फोसिस ऐसे तवेत से गिरे जा रहे हैं, इतना कैसे गिर सकते हैं? मतलब इन द सेंस शेयर प्राइस की मैं बात कर रहा हूं। ऐसा इनके साथ क्या हो रहा है? इनको डर है। अब डर समझना, इनका डर बहुत वाजिब है। कैसे? आपने क्या किया? टैरिफ लगा दिया। अब टैरिफ लगाने पर जो यूएस के जितनी भी कंपनीज हैं उनकी आपने कॉस्टिंग बढ़ा दी। कॉस्टिंग बढ़ा दी मतलब प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी, और अब आप प्रॉफिटेबिलिटी कम करोगे तो ये लोग कंसल्टेंसी तो लेते थे आईटी सेक्टर से, इंडिया से कंसल्टेंसी लेते थे ना, तो इंडियन सेक्टर को बोलेंगे कि नहीं यार, हमको अभी कंसल्टेंसी की जरूरत नहीं, हम अपना पहले बिजनेस ही संभाल लें, वही बहुत बड़ी बात है, आपसे कंसल्टेंसी लेंगे, हमारी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, अभी हम आपके ऊपर खर्चा नहीं कर सकते, और वैसे भी वहाँ रिसेशन आने की तैयारी हो रही है, तो रिसेशन आएगा तो भाई साहब हम तो आपको ज़्यादा पैसा नहीं दे सकते, हम तो आपको ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट देंगे नहीं। तो तुम 2 मिनट सोचो, इंडिया में कंप्यूटर साइंस वाले जितने भी इंजीनियर्स हैं उनकी हालत क्या होने वाली है? अगर अमेरिका में रिसेशन आया तो दिक्कत इधर भी आएगी, क्योंकि इंडियन आईटी सेक्टर इज एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन यूएस कंपनीज। तो इस चीज को बहुत ध्यान से समझिए, इसलिए आईटी सेक्टर गिर रहा है। ये बहुत सिंपल सी बात है कि आगे पीछे जाके अगर ट्रम्प साहब ने बहुत जगह राहत दे दी और बोला नहीं नहीं यार ठीक है मैं रिलीज करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं ज़्यादा नहीं लगाना चाहता हूँ, तब वहाँ पर ये वाली कंपनीज पे एकदम बूस्ट आएगा। अदरवाइज 2025 आईटी सेक्टर के लिए एक थोड़ा डरावना साल रहेगा ही रहेगा। लेट अस कम टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज क्रूड की कहानी और मार्केट कितना गिरेगा। क्रूड क्यों गिर रहा है? क्रूड को क्या दिक्कत है? देखो एक बहुत सिंपल सी बात समझना, क्रूड का गिरने का बहुत लॉजिकल रीजन है। कैसे? आपने टैरिफ वॉर कर दिया, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट्स में अब दिक्कत आएगी, एक्सपोर्ट्स में दिक्कत आएगी तो एक्सपोर्ट कर कैसे रहते हैं आप? ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। ट्रांसपोर्टेशन में सबसे ज़्यादा यूज़ क्या होगा? क्रूड, मतलब पेट्रोल डीजल। अब उसकी डिमांड कम होगी ना, उसकी डिमांड कम होगी, और वर्ल्ड में जब बिजनेस कम होगा तो ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड कम होगी क्रूड की, और क्रूड की डिमांड कम होगी तो दिक्कत आएगी ना। और तो और ओपेक कंट्रीज ने अभी एक स्टेटमेंट दिया था कि ये लोग 1,35,000 बैरल्स पर डे से अपना प्रोडक्शन बढ़ाने वाले हैं। अरे यार वो अपना सप्लाई बढ़ा रहे हैं, इधर डिमांड के लाले पड़े हुए हैं, उधर सप्लाई बढ़ा रहे हैं, तो प्राइस गिरेगा नहीं क्रूड का? तो ये तो होना ही है। उसके चक्कर में गोल्ड सिल्वर भी गिर रहे हैं, बट गोल्ड सिल्वर का एज सच गिरने का बहुत बड़ा रीजन नहीं है। मेरे को ये तो समझ नहीं आया गोल्ड सिल्वर क्यों गिर रहे हैं। गोल्ड सिल्वर गिरने का कोई ज्यादा बहुत बड़ा रीजन उसके लिए कुछ भी नहीं है। जिस हिसाब से सिल्वर 12-13% गिरी है, गोल्ड 7-8% गिर गया, ऐसा इतना कोई बहुत ज्यादा धमाका गोल्ड सिल्वर में नहीं हुआ था। हाँ ये बात सही है कि गोल्ड और सिल्वर ओवर वैल्यू हो चुके हैं बहुत ज्यादा, उसके बाद एक करेक्शन का एक मौका चाहिए था, वो उनको मिल भी गया। अब मार्केट कितना गिरेगा? जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बताया कि इंडियन मार्केट अभी 17% गिरा है अपने टॉप से, 26,200 से 21,800। यहाँ से 3% और अगर गिर गया, मतलब 21,000 से अगर नीचे गया मार्केट, तो देखो थोड़ा बहुत क्रैश की उम्मीद कर लेना, 19,000 तक निफ्टी का उम्मीद करना। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, वैसा हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि आज भी अगर आप देखोगे तो 21,800 को क्रॉस नहीं करके गया ना। तो 21,800 जब नीचे उसने क्रॉस नहीं किया, 21,800 एक हमारे लिए क्रिटिकल लेवल है, उसके नीचे अगर चले जाता है तो 21,000 एक मोटा माटी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके नीचे गया तो हमारे लिए रिसेशन की शुरुआत है, अदरवाइज रिसेशन नहीं है, करेक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। बट टैरिफ वॉर है, बहुत सारा फ्लक्चुएशन है। चाइना की अगर मैं बात करूं तो चाइना ने क्लियरली बोल दिया है, अमेरिका तू हमारे ऊपर लगाएगा टैरिफ, हम भी तेरे पे लगाएंगे, तू देख लेना। ईयू ने,
यूरोपियन यूनियन ने बोल के रखा हुआ है, देखो यार तुमने हम पे टैरिफ लगा दिया है बट हम तुमसे नेगोशिएट करते हैं, अगर नेगोशिएशन में तुम मान गए तो बहुत बढ़िया, वरना हम भी तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ करेंगे। अब ऐसी सिचुएशन होगी तो देखो पैनिक वाली सिचुएशन है, फ्लक्चुएशन वाली सिचुएशन है। और ये कोई भी कितना भी बड़ा इन्फ्लुएंसर हो जाए, कितना भी बड़ा एनालिस्ट हो जाए, कोई भी ये आपको नहीं बता पाएगा कि वॉर कब होने वाला है। वॉर पे किसी का भी कुछ कंट्रोल नहीं होता है, तो इसको प्लीज़ ध्यान रखिएगा। बट एक चीज़ ध्यान रखिए, आप अपने पोर्टफोलियो में स्टॉप लॉसेस प्रॉपर लगा के रखिए अगर आपको डर लगता है तो। मेरे हिसाब से ऐसा डरने की बात नहीं है, क्योंकि अगर इट्स वेरी सिंपल, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए अच्छी बनती है। बट प्रॉब्लम ये है कि सारे के सारे लोग ओवर इन्वेस्टेड होके बैठे हैं, बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, तो वहाँ पे दिक्कत है। इसीलिए कोर्स है द लॉजिकल इन्वेस्टर, उसका एक प्राइमरी मोटिव है कि रात को नींद बहुत बढ़िया आती है। क्योंकि मेरे को इतनी, अभी मैं अगर अपने पोर्टफोलियो की बात करूं, मेरे को ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा दिक्कत है नहीं, क्योंकि अगर आप मेरे को फॉलो करते हो काफ़ी टाइम से तो आपको ये पता है कि मैं काफ़ी टाइम से कैश में बैठा था एंड आई एम लुकिंग फॉर सर्टन अपॉर्चुनिटीज एंड दिस इज वन ऑफ द अपॉर्चुनिटी। मैं ये भी क्लियर बता देता हूँ कि 22,800 जब निफ्टी थी फ्राइडे के दिन, लास्ट वीक अगर मैं बात करूँ, तो उस समय मैंने अपने फंड्स का 20% इन्फ्यूज़ किया है। और अभी मैं थोड़ा और सोच रहा हूँ इन्फ्यूज़ करने का, बिकॉज मेरे पास फंड्स है तो मैं इन्फ्यूज़ कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं पूरी तरह से 100% इन्वेस्टेड नहीं था, मैं 25,000 पे ही निकल चुका था। ठीक है, ये मैंने साप्ताहिक मार्केट अपडेट पे काफ़ी डिटेल में बताया था। तो प्लीज़ इसको थोड़ा ध्यान रखें, वाइजली ट्रेड करें। और अगर आपको कोर्स अटेंड करना है तो प्लीज़ मैसेज कर दीजिएगा कोर्स, मेरी टीम आपसे डेफिनेटली कनेक्ट ज़रूर करेगी। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक कर दो यार वीडियो, सब्सक्राइब कर दो चैनल और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। साथ ही साथ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कौन सी कंपनीज पे डिटेल एनालिसिस वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर बनाऊंगा। थोड़ा समय लग सकता है बट बनाऊंगा ज़रूर। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।